ओके, हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? आप में से कोई एक अगर प्रकाश डालना चाहते हैं? सर पद्मा आर्ट के टाइम पे था मैं, मतलब लास्ट क्लास में ही था। ओके, कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है? 128 बताया सर आपने। गुड। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप हाँ, सर। प्रदीप। ब्रांच कौन सी है? ठाणे। थाने ब्रांच। गुड। मेंशन करना ओके, पड़ेगा। निशा। निशा, आवाज आ रही है मेरी आपको? निशा, आवाज आ रही है? हेडफोन हेडफोन बाहर करो। चलो, इसको कुछ तो प्रॉब्लम है। निधि थाने। निधि, आवाज आ रही है? थाने वाले का आवाज नहीं आती है क्या? बहुत दूर हो गया। नहीं 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 नहीं, आ रही है सर, आ रही है। निशा, आपकी पहली क्लास है? हाँ सर। क्या एम है? फर्स्ट IBPS सर। IBPS में क्या? क्लर्क, PO, SO? क्लर्क सर। अरे, छोटा बात कर दिया तुमने। कौन सा बैंक? थाने ब्रांच है सर। नहीं नहीं, बैंक कौन सी? बैंक तो सर SBI है। तो IBPS में तो SBI आता ही नहीं है। एक्चुअली उसके अंदर कैसा होता है ना कि सर सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, और SBI जो है वो अलग से एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं सर। तो उसके भी मैंने एग्जाम्स आपसे दिए थे पूछा मैंने। मैंने आपसे पूछा आपका एम क्या है, तो आपने बताया IBPS। फिर मैंने पूछा बैंक कौन सी, तो फिर तो IBPS के अंदर का ही बैंक बताओगे ना, अगर एम IBPS है तो। यस सर। सर IBPS उसमें भी में डिसाइड SBI नहीं किया है शामिल सर। नहीं है, बिकॉज SBI इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक। सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक ही IBPS के कैटेगरी में शामिल होती है। वो बैंक जो पहले प्राइवेट थी, बाद में 1969 1980 इसी दो फेज में अभी तक हमने नेशनलाइजेशन किए हैं, तो उन बैंकों को हमने IBPS के अंदर डाला है। SBI शुरुआत से ही पब्लिक सेक्टर बैंक थी, मतलब गवर्नमेंट की ही बैंक थी, इस कारण से उसकी एग्जामिनेशन बिल्कुल अलग से होती है। ओके, प्रदीप तो हो गया। प्रशांत मातेकर। प्रशांत, प्रशांत, माइक तो आपने ऑन किया, आवाज आ रही है क्या आपको? ओके, आज की पहली क्लास किसकी है, जिसने आज से पहले कोई मेरी क्लास अटेंड नहीं किया है? नाम बताओ फटाफट। सब मेरी है, शुभांगी तायडे। निधि। निधि और शुभांगी अलग अलग नाम है क्या? एक ही है? सर शुभांगी तायडे अलग नाम है मेरा। ओके, निशा और शुभांगी। सर मेरी भी है, चलो, जय जामघर है। जय जय, तुम्हारा एम क्या है? सर IBPS क्लर्क। अरे थोड़ा सा बड़ा बात करो यार। कलर 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 तो हो ही जाएगा, वो कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा सिर्फ माइंड को थोड़ा सा सिर्फ संभाल लिया तो कलर तो हो जाएगा। थोड़ा से बड़ा, और लड़के हैं और लड़के अगर कलर के, ठीक है, लड़कियां के लिए ठीक है, कलर की पोस्ट अच्छी पोस्ट है, शाम में 5 बजे के बाद दे के गो होम। लेकिन लड़के अगर कलर की बात करेंगे तो थोड़ा सा क्षमता नहीं है, तो थिंक बिगर। बिगर नहीं हुआ तो स्मॉलर तो रखा ही हुआ है। ओके, आज की क्लास में कोशिश मैं करूंगा कि 3 अलग अलग टॉपिक को हम कवर करें। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है माइक ऑफ करो। ओके, ध्यान से सुने। आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि 3 अलग अलग टॉपिक को खत्म करें। उसमें से पहली टॉपिक होगी वो बैंकिंग अवेयरनेस की है। उसमें ध्यान से सुने, सिर्फ हम लैंडिंग रेट की बात करेंगे। दूसरे टॉपिक में कोशिश हमारी ये रहेगी कि जितने भी आपके
नेशनल बॉर्डर है। कहने का मतलब अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है तो वो आपको जानना है, मैकमोहन लाइन कुछ है तो वो आपको जानना है, डुरंड लाइन कुछ है तो वो आपको जानना है, मैग्नीनॉट कुछ है, मन्नार की खाड़ी है, पार्क स्ट्रीट है, 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री, 24 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन, 49 पैरेलल लाइन। तो ये आपको सेकंड टॉपिक में जानना है, दो देशों के बीच की सीमा का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बॉर्डर और बाउंड्रीज। और तीसरे टॉपिक में स्टैटिकल अवेयरनेस की ओर हम चलेंगे, और जो इंपॉर्टेंट सिटी है आपकी, वो इंपॉर्टेंट सिटी आखिर कौन से नदी किनारे है ना। तो बैंक ऑफ द रिवर की हम बात करेंगे कि हुगली के किनारे कोलकाता है ना, मूसी आपका जो नदी है वो हैदराबाद के लिए फेमस है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट नदी है और जो इंपॉर्टेंट सिटी है उनकी बात हम आज के क्लास में तीसरे टॉपिक पे करने की कोशिश करेंगे। पहली टॉपिक दैट इज लैंडिंग रेट। ध्यान से सुने, कंसेप्ट है इसमें। लैंडिंग रेट होता क्या है? तो जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलती है कि होम लोन हम आपको 6.7% पर देंगे, कार लोन हम आपको 8.2% पर देंगे, मुद्रा लोन हम आपको 9.5% पर देंगे, है ना, एजुकेशन लोन हम 10.5% पर देंगे। तो ये जो वैरी करता है ये आखिर कौन डिसाइड करता है और आज के रेट में कौन सा रेट चल रहा है, इसी रेट को हम कहते हैं लैंडिंग रेट। लैंडिंग का मतलब उधार देना। तो बैंक उधार देती है ना, जब भी कोई कर्ज बैंक लोन देती है दैट इज कॉल्ड लैंड करना। तो लैंडिंग रेट उसी का नाम होता है। सबसे पहले जो सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसकी शुरुआत 2003 में हमने किया था, बैंक तो बहुत 1860 से ही चल रही है। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1870, द नेम ऑफ द बैंक वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो 1860 से ही बैंक चल रहा है, लेकिन पहली बार अगर हमने लैंडिंग रेट की शुरुआत की तो 2003 में की। 2003 में जिस लैंडिंग रेट को हमने जाना उसका नाम था BPLR। फुल फॉर्म ऑफ BPLR इज बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बेसिकली कमर्शियल एग्जामिनेशन में आप अगर सिर्फ BPLR या MCLR या EBLR इस पूरे लैंडिंग रेट का फुल फॉर्म भी जानते हैं तो आपका काम चल जाता है। लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन में आपको ये लैंडिंग रेट भी जानना है, इसके फुल फॉर्म भी जानना है, किस दिन हमने इंट्रोड्यूस किया वो भी जानना है, और क्या आखिर एक रेट से दूसरे रेट में फर्क है ये भी हमने जानना है कि क्यों आखिर EBLR को बंद करके हमने बेस रेट को इंट्रोड्यूस किया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बेस रेट को भी बंद करके हमने MCLR को इंट्रोड्यूस किया, आखिर ऐसी क्या जरूरत 2019 में आन पड़ी कि हमने MCLR को भी बंद करके EBLR को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये तो आप जान गए कि आज तक जो लैंडिंग रेट आपके बैंकों में चला है वो सिर्फ और सिर्फ 4 है। पहला है कौन सा? तो BPLR। BPLR के बाद जो रेट हमने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था बेस रेट। बेस रेट को भी हमने बंद कर दिया और उसके बाद जिस रेट को इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था MCLR, और उसके बाद जिस रेट को हमने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था EBLR। कौन कौन सी ईयर है उस ईयर को भी हम जानेंगे कि सबसे पहले BPLR की शुरुआत 2003 में हमने की, बेस रेट की शुरुआत हमने 2010 में हमने की है, 2016 में हमने MCLR को कंसेप्ट में लाया, और फाइनली जिस रेट पे आज हम खड़े हैं वो EBLR है जिसकी शुरुआत बेसिकली 2019 से हमने की है। अभी जाने कि एक तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है बेंच मार्क प्राइम लैंडिंग रेट। यही आपसे पूछा जाता है क्लर्क एग्जामिनेशन में कि PLR का फुल फॉर्म। तो PLR अगर पूछा गया तो सिर्फ प्राइम लैंडिंग रेट हमारा आंसर होगा। अगर B ऐड किया तो ही बेंचमार्क की ओर हम जाएंगे, अदरवाइज ओनली PLR पूछा गया तो कभी कभी कहीं कहीं आप देखेंगे कि सिर्फ PLR लिखा रहता है। तो PLR एंड BPLR बोथ आर सेम, सिर्फ अंतर इतना है कि PLR में अगर B ऐड कर दो तो बेंचमार्क होगा, अगर B हटा दो तो सिर्फ प्राइम लैंडिंग रेट होगा। बेस रेट का अपना कोई फुल फॉर्म नहीं है, अपने आप में ये एक पूरा नाम है, दैट इज कॉल्ड बेस रेट। EBLR एक एब्रिविएशन है जिसका फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग
rate. EBLR, most important new concept, that is external benchmark, lending rate. तो एक बात तो आप जान गए कि ये जो LR है, ये सब में कॉमन है, और कॉमन क्या है? तो आज की हमारी जो टॉपिक है वही है, दैट इज कॉल्ड लेंडिंग रेट। तो LR याद करने की जरूरत है नहीं, BP को याद कीजिए, बेंचमार्क प्राइम है, बेस रेट अपने आप में पूरा नाम है, MC को याद कीजिए, मार्जिनल कॉस्ट है। आपसे पूछा गया है SBI PO में कि इन MCLR C स्टैंड फॉर व्हाट, तो करेंसी रहेगा, कॉस्ट रहेगा, क्रीम रहेगा, या फिर चेक रहेगा, तो उस कंडीशन में हमें कॉस्ट को टिक मार्क करना है। EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। ओके, इससे आगे जब हम चलेंगे तो हमें बेसिकली जानना है द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज लेंडिंग रेट एक्सेप्ट BPLR। BPLR 2003 में हमने शुरुआत किया, तो इसका जो डेट है वो अभी तक आपके इतिहास के पन्नों पे दर्ज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी हम डेट की बात नहीं करेंगे। बेस रेट इज इंपॉर्टेंट। बेस रेट को जिस दिन हमने लाया वो दिन था जिस दिन हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया है, दैट इज 1 जुलाई। क्योंकि इसी दिन SBI का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। इस दिन की बात कर रहा हूं, ना कि इस ईयर की बात कर रहा हूं। हमने SBI का एस्टैब्लिशमेंट 1955 को किया, बट बेस रेट हमने 1 जुलाई को ही एस्टैब्लिश किया, बट वो 1955 का नहीं था, वो 2010 का था। उसके आगे हम चलेंगे। MCLR की अगर बात करें तो ये कब आया? तो आपके फिनेंशियल ईयर के पहले तारीख को, दैट इज 1 अप्रैल, है ना। और आज में जो आपकी EBLR है वो आपके महात्मा गांधी के जन्मदिन से एक दिन पहले इसका इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इज 1 अक्टूबर। अभी बात आती है कि ऐसी क्या खामी थी बेस रेट में, ऐसी क्या खामी थी आपके BPLR में कि हमने एक बाय एक करके बंद किया। पुराने वर्जन बंद होते चले गए, नए वर्जन आते चले गए, कुछ मॉडिफिकेशन आता चला गया, कुछ नए नाम जुड़ते चले गए। तो सबसे पहले BPLR को हम जानते हैं कि BPLR में क्या बातें थी। BPLR में क्या था? BPLR में था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, जिसका फुल फॉर्म है, जिसकी शुरुआत का दिन फिक्स नहीं है, लेकिन 2003 में इसकी हमने शुरुआत की। द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ लेंडिंग रेट के नाम से हम जानते हैं इसको। इसमें बात ये थी कि बैंक अपने मन से कस्टमर को देख के इंटरेस्ट रेट फिक्स करती थी। कस्टमर अगर अच्छा है, कस्टमर अगर जान पहचान के हैं, कोई रिश्तेदार है ना, नोन है, तो फिर हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको लोन दे देते थे। मतलब कोई ऐसी सीमा तय नहीं थी कि इसके नीचे हम देंगे नहीं। जब भी कस्टमर को देख के, है ना, इस कारण से क्या होता था, तो वेरी करता था फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपने अगर होम लोन लिया है तो आपको 10% पे दिखेगा, आपके भाई ने किसी दूसरे ब्रांच से लोन लिया तो उनको 10.5% पे दिखेगा। तो इस कारण से ये वेरी करता था फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जब भी वेरी करेगा, आप किसी दुकान में जाइएगा और वो बोलेगा कि 10 रुपए में हम आपको पार्ले जी का बिस्किट देते हैं, और दूसरे दुकान में जाइएगा वो बोलेगा 12 रुपए का हम देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? चाहे तो आप ब्रांड पे शक करने लगेंगे कि चाहे तो ये ब्रांड सही नहीं है, या फिर रिटेल स्टोर जहां पे आपको 12 रुपए का देता है उसको छोड़ के जहां पे आपको 10 रुपए देता है वहां पे आप जाएंगे। तो चूंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इस कारण से इसको हमने बंद कर दिया। 1 जुलाई 2010 को हमने बंद कर दिया। क्यों बंद किया भाई? तो बंद हमने सिर्फ एक कारण से किया, क्योंकि ये रेट बैंक खुद ही डिसाइड करती थी, एंड विच वेरी पर्सन टू पर्सन, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ, हेंस वेरी पर्सन टू पर्सन लिखें या कस्टमर लिखें चलेगा? पर्सन टू पर्सन। बंद हो गया ये, क्योंकि वेरी कर रहा था। आ गया कौन सा? तो बेस रेट। बेस रेट के नाम में ही एक चीज आपको दिख रहा है कि एक बेस हमने तैयार कर दिया। मतलब साहब, अगर हमने ये बेस तैयार कर दिया है तो इसके नीचे तो अब कुछ भी काम नहीं होगा, है ना। मतलब हमने मिनिमम रेट ऑफ लेंडिंग फिक्स कर दिया कि चाहे वो अंबानी साहब आए, चाहे वो आपके प्रदीप साहब हो, या फिर कोई भी हो,
हम उसको इस रेट के नीचे लोन नहीं देंगे। तो इसमें जो खामी थी, इसमें खामी ये थी कि हम देख के फिक्स करते थे हमारा लेंडिंग रेट क्या होगा, वो इस खामी को दूर करके हमने इस पे पहुंचा दिया। क्या कर दिया हमने, तो हमने एक मिनिमम रेट ऑफ लेंडिंग फिक्स कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मिनिमम रेट ऑफ लेंडिंग फिक्स्ड। किसी भी कस्टमर को हम इस रेट के नीचे लोन नहीं देंगे, मिनिमम रेट ऑफ लेंडिंग फिक्स्ड बाय बैंक, but vary from बैंक टू बैंक। देखिए इस दोनों में अंतर से इतना हुआ कि यहाँ पे एक ही बैंक में पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगा, और यहाँ पे अब क्या हुआ कि दो अलग अलग बैंकों में वेरी करने लगा। कि एसबीआई बोलती थी कि मेरा जो बेस रेट है वो 8% है, दूसरी बैंक ऑफ इंडिया है वो बोलती है कि मेरा जो बेस रेट है वो 9% है। तो यहाँ पे फिर वेरी करने लगा। यहाँ पे तो बैंक के अंदर ही वेरी कर रहा है, यहाँ पे एक बैंक से दूसरे बैंक में वेरी करने लगा। तो जहां पे आपको लोन मिल रहा है, एसबीआई में सपोज आपको 7.5% पे लोन मिल रहा है, दूसरी बैंक पे आपको 8% पे लोन मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एसबीआई में आएंगे। तो फिर दो बैंकों में टकराव का स्थिति पैदा हो गया, फिर इस रेट को भी हमने बंद किया। अभी इतनी बात समझ में आ रही है कि क्यों आखिर बंद करके हम चले गए? यस सर। देखो इन चीजों में थोड़ी सी कंसेप्ट है, जिसका से बिल्कुल अगर नहीं समझ में आ रहा है या 10% बातें भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से पूछिए, शर्माइए मत, संकोच मत कीजिए। पहली क्लास होगी आपकी, या पहली बार आप सुन रहे हैं रेट का नाम, पहली बार इन कंसेप्टों को आप समझ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, लाजमी है कि आपके साथ प्रॉब्लम आएगा। अगर आएगा तो इसके लिए मैं खड़ा हूं मेरे से पूछने का कि सर नहीं समझा फिर से बताओ, सर इसका फुल फॉर्म नहीं समझा फिर से बताओ। जब तक पूछिएगा नहीं तब तक आपकी जो कंफ्यूजन है वो कंसेप्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए। आपके सामने 6 फीट का इंसान खड़ा है। नेक्स्ट MCLR। तो एक्सटर्नल जो बेंचमार्क है वो बेसिकली फिर से एक बार बता दीजिए ना। एक्सटर्नल बेंचमार्क। अभी मैं किससे बात कर रहा हूँ? सर आप दीपाली से बात कर रहे हैं। नहीं, अभी मैं किससे बात कर रहा हूँ? अभी मैं बेस रेट पे ही हूँ ना। जी 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 जी। अभी मैं EBLR पे गया हूँ क्या? नहीं, पर वो आपने स्टार्टिंग में कुछ बोला था ना, तो वो मुझे समझ में नहीं आया इसलिए। अभी पहले हमने BPR खत्म किया कि क्या है BPLR, क्यों हमने बंद किया। उसके बाद हमने बेस रेट को खत्म किया कि क्या था बेस रेट, क्यों हमने बंद किया। अभी हम आएंगे MCLR पे कि MCLR आखिर क्या था बेस रेट में खामी, जिस कारण से MCLR को इंट्रोड्यूस करने की नौबत आई। तो यहाँ पे MC का फुल फॉर्म ही है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है, ध्यान से अगर समझें आप, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि बैंक लोन कहाँ से देती है। तो आप अगर सही ढंग से देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि बैंक जो लोन देती है वो रुपया बैंक आपको लोन के रूप में देती है जो रुपया कोई ना कोई कस्टमर अपने सेविंग, अपने करंट, अपने FD, अपने RD में रखा है। वही रखा हुआ पैसा बैंक आपको लोन के रूप में देती है। लोन के इंटरेस्ट से कमाया जाने वाले इनकम को जोड़ के बैंक फिर आपके रखे हुए पैसे पे इंटरेस्ट आपको वापस कर देती है। तो बेसिकली यही बैंक का डिपॉजिट और लोन का रेशियो चलता है कि जिनके पास ज्यादा है उनसे हम लेंगे और जिनको कम है उनको हम देंगे। बीच में इसमें आ गया कि मार्जिन ऑफ कॉस्ट, वही लिखा है हमने मार्जिनल कॉस्ट, कि आखिर हमारे कॉस्ट की मार्जिन क्या है। अगर हम 10 रुपए किसी को लोन दे रहे हैं तो उस 10 रुपए के अगेंस्ट हम उसको कितना रुपया दे रहे हैं। अगर आप 1 लाख की FD करते हैं तो बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है आज के रेट में? 5%। तो हमारे 1 लाख का जो कॉस्टिंग है वो 5,000 रुपया है। समझ बात आ रही है मेरी? सब सो गया मुंबई वाला। जी सर समझा समझा। मार्जिन ऑफ कॉस्ट, कि मैं जो पैसा उगाता हूं वो आखिर कितना पे करने के बाद उगाता हूं, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। मार्जिन किसका? तो मार्जिन है आपके कॉस्ट का। आप जो फंड बना रहे हैं उसके लिए आप कितना मार्जिन रख रहे हैं। तो यहीं पे बात आ गई कि बैंकों को अपना जो रेशियो, जो बैंक आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट
आपको इंटरेस्ट पे करती है, उसके आधार पे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा। तो यहां पे क्या हो गया कि बेस्ड ऑन accumulation of फंड। ठीक है, तो अलग अलग बैंक, जिस बैंक का मार्जिन कम है वो उसका क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जिस बैंक का पैसा जमा करना कम हो रहा है, जैसे कोई छोटी बैंक है, उसका क्या होगा, उसके पास कम ही सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खुलेंगे ना, एफडी और आरडी कम ही खुलेंगे। इसका मतलब है कि उनको जो पैसा जमा कर रहे हैं उसके लिए उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन जो बड़ी बैंक है, एसबीआई की बड़ी बैंक है, तो उनके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पैसा क्या हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है। तो फिर वहां पे क्या हो गया कि बड़ी बैंक का जो मार्जिन है वो कम हो गया, और इस तरह से बड़ी बैंक जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंडिंग का फिक्स करती है वो कम होता है। तो आज आप कोई भी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा, किसी भी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा, तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी लोन, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, मुद्रा हो, खुदरा कुछ भी हो, उसका सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बड़ी बैंकों में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको मार्जिन क्या है, तो कम है। अभी यहाँ पे सारी बात ठीक थी, है ना, कि भाई जिनका मार्जिन कम है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगा, यहाँ पे सारी बात ठीक थी। लेकिन आरबीआई ने बोला कि भाई साहब, हम आपको पैसा देते हैं, हम बैंकों को पैसा देते हैं, तो जब हम बैंकों को पैसा देने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं, तो क्यों नहीं उसका एडवांटेज एंड यूजर को होता है। क्या आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देती है? आप लोग में से कोई बोलना चाहते हैं इससे? हाँ सर, देती है। दूसरे बैंकों को लोन देती है सर। रेपो रेट पे देती ना वो सर, रेपो रेट और रिवर्स रेट। हाँ, रेपो रेट और रिवर्स रेट के अगेंस्ट मिलता है उनको, बैंकों को भी मनी फ्रॉम आरबीआई, कि उनका कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना रेपो रेट और बैंक रेट। मतलब मैंने भी रेपो रेट और बैंक रेट ही बोला है। नहीं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है ना सर। सॉरी, रिवर्स रेट निकला ब्रो। देखिए बैंक जो आप, एक मिनट, ओके समझ गया। आरबीआई जो बैंकों को लोन देती है वो दो रेट पे देती है। एक रेट का नाम है बैंक रेट और दूसरे रेट का नाम है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कतई से आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई लोन लेती है, ना कि देती है। रिवर्स रेपो रेट इज टोटली रिवर्स ऑफ रेपो रेट। तो आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को लोन देती है उसको दो रेट हैं, एक का नाम है बैंक रेट, दूसरे का नाम है रेपो रेट। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर उस बैंक ने विद इन 90 डेज उस लोन का रिपेमेंट किया है तो रेपो रेट पे चार्ज देना पड़ेगा, अगर मोर देन 90 डेज के बाद उसने रिपेमेंट किया है तो बैंक रेट का चार्ज देना पड़ेगा। तो एमसीएलआर में सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई आरबीआई को कि जब भी हम अपना बैंक रेट या रेपो रेट कम करते हैं तो फिर जिसने होम लोन लिया हुआ है 7.5% पे, अगर हमने बैंक रेट को 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया तो क्यों नहीं उसका होम लोन 7.25 होता है, जबकि उसका जो होम लोन 7.5% पे था वही 7.5% पे चला रहा है। यही कारण था कि आरबीआई ने इन सब पुराने एमसीएलआर को बंद कर दिया। और ईबीएलआर का मतलब देखिए, ईबीएलआर का मतलब एक्सटर्नल, कि अभी बैंक से बाहर ही भेज दिया, आरबीआई एक्सटर्नल हो गया। तो आरबीआई के रेपो रेट के आधार पे जो रेट फिक्स किया जाएगा उसका नाम है ईबीएलआर। जैसे ही रेपो रेट रिड्यूस होगा या बैंक रेट रिड्यूस होगा, ऑटोमेटिक आपके लोन के इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे या इंक्रीज होंगे। तो सॉरी, समझ क्या बोला आपने? अगर ईबीएलआर पे आपने लोन लिया है और आरबीआई ने अपने बेसिस पॉइंट, अपने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, तो आपके भी लोन रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ेंगे या घटेंगे? मेरे हिसाब से तो ना ही शायद बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे। नहीं बढ़ेंगे, नहीं घटेंगे।
मतलब जो पहले ऑलरेडी जिनके ऊपर लोन लग चुका है, जिनके ऊपर रेट ऑफ मैंने एक इंटरेस्ट। लोन लिया आज के डेट में कार लोन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ओके। अगर आरबीआई ने अपने रेपो रेट को हम्म 10 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया, हम्म तो क्या मेरा कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% था वो 7.9 होगा, या 8% ही रहेगा, या 8.10% होगा? 7.9 होगा, 7.9 होगा। यस। ईबीएलआर को कस्टमर को देखते हुए बनाया गया है कि जैसे ही आरबीआई अपने रेपो या बैंक रेट को रिड्यूस करे या इंक्रीज करे, उसका सेम टाइम इफेक्ट आपके एंड यूजर पे पड़ना चाहिए। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम और ज्यादा होना चाहिए एज पर आरबीआई। तो ये जुड़ गया किससे? लिंक हो गया, लिंक टू आरबीआई रेपो रेट। यही है आपकी लेंडिंग रेट की कहानी। 4 रेट है: बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट 2003, 2010, 2016, 2019। और डेट की बात अगर आपको याद रखनी है तो हमने बीपीएलआर का डेट नहीं बताया है। आपकी जो बेस रेट है उसकी जो डेट है 1 जुलाई है, आपकी जो एमसीएलआर है उसकी डेट 1 अप्रैल है, और आपकी जो ईबीएलआर है उसकी डेट 1 अक्टूबर है ना? क्या थे अलग अलग बातें, हमने लिख दिया। 2 मिनट के अंदर इसको पेन डाउन कीजिए। पूछते भी रहो, कोई ने लिख लिया हो तो पूछते भी रहो, नहीं समझ में आया क्या हुआ, कुछ नहीं दिख रहा है। हो जाएगा तो बताओ। सर ये जो आपने बेस रेट के यहाँ पे 01/07 जो डेट लिखा है, तो 1 जनवरी 2007 है, राइट? मुझे समझ में नहीं है, नहीं सॉरी, फर्स्ट 1 तारीख 7वां महीना 2010, राइट? ईयर ऊपर लिखा हुआ है, डेट और मंथ नीचे लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वही कंफ्यूजन था, सॉरी, थैंक यू। लता मंगेशकर नहीं रही आपके शहर में? जी सर, लता मंगेशकर जी का डेथ हो गया है। आज की तारीख 6 तारीख है। फर्स्ट में जो बीपीएलआर के नीचे लिखा डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ, आगे क्या लिखा आपने? Decided by bank itself, hence vary from person to person. हाँ
हुआ क्या? सर लिख रहे हैं। ये से हो गया। हम्म, यस सर, डन डन ये सर। जो मैं पढ़ाता हूँ इसके नोट्स किनको चाहिए? सर मुझे स्टार्टिंग से चाहिए, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग सर, बिकॉज मैंने ना कल एसएससी का पेपर पीछे वाला मतलब लास्ट ईयर का सॉल्व किया था, तो उसमें जीके में मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है ना करंट अफेयर्स से 5 मार्क के पूछे जाते हैं। तो कौन सा लॉन्गेस्ट फिगर वगैरह ये सब होता है हिस्ट्री के, तो इनके 2 क्वेश्चन आ रहे, 2 मिक्स टू मिक्स 3, और ज्योग्राफी के और बायो के क्वेश्चन आते ज्यादातर। और क्या चल रहा है करंट में कि किसकी फिल्म को ज्यादा अवार्ड मिला, ये सारी चीजें पूछी जाती है। नहीं वो मैं समझ गया, मैंने सिर्फ पूछा कि नोट्स किनको चाहिए, तो नोट्स तो मुझे सर मुझे चाहिए शुभांगी तायडे। ठीक है, ओके। तो फॉर्म भर गया। कौन सा? थैंक यू। सॉरी सर, आपको कुछ तो वो ईएसआईसी का फॉर्म आया है ना, वो भर दिया है। हाँ गुड। ईएसआईसी का सिलेबस है वो पूरी तरह बैंक का ही सिलेबस है, 100% बैंक सिलेबस है ना। तो जो आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं सेम सिलेबस आपकी ईएसआईसी में भी है। तो सर उसका लेके मार्च में एग्जाम है, 22 से ना? 30 मार्च के बीच में होगा एग्जाम उसका। हाँ, डर लग रहा है? नहीं डर नहीं लग रहा है, बस अटेम्प्ट करने का तैयारी है। बस मेन फोकस तो सीजीएल पे, सीबीआई पोस्ट पे है सर, तो मुझे सीजीएल किसी भी हालत में क्रैक करना ही करना है। ओके चलिए। बस आपकी अभी दुआ चाहिए। थैंक यू। दुआ कुछ नहीं होता है, हम एक मार्गदर्शक हैं, जितना जी, जी। बताता हूँ उतना किया तो फिर एग्जाम में सफलता मिलेगी, है ना। जी पढ़ना जी पड़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा त्याग बलिदान होना चाहिए, है ना? मैंने बार बार मैं पढ़ाने से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि ये काम आपने किया तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। पढ़ता सब है, सुबह से लेकर शाम देखोगे तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे या स्टूडेंट थे, इतना पढ़ाई करते थे लेकिन उनका सिलेक्शन होने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है, पढ़ें, जितना देर पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। जो गलती एक बार कर दी है वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। ये अगर मूल मंत्र अगर आपको समझ में आ गया तो फिर सफलता आपके पास है। और एक बार हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में गलती कर दी तो ठीक है, गलती करना लाजमी है, लेकिन उस क्वेश्चन में सेम टाइप के क्वेश्चन में दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कंसेप्ट आपको बनाना है, ऐसा स्टडी आपको करना है, ऐसा प्रैक्टिस आपको करना है कि दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। यही आपके कंपटीशन का जो सब कहते हैं ना कि आखिर क्या है सर, कौन सा फाइनेंसिया आप बताओगे, क्या मूल मंत्र आप बताओगे कि सफलता मिल जाए। यही है, गलती कीजिए, गलती करना लाजमी है, हर एक से गलती होगा, हर एक टॉपिक पे गलती होगा। वंस मिस्टेक हो गया दोबारा सेम फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बात हम करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, दो देशों के बीच की जो सीमा है। ये क्वेश्चन आपके बैंक में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाएंगे, क्योंकि तो स्टैटिकल अवेयरनेस का पार्ट है। इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा है तो बीच की सीमा श्रीनगर से ही शुरुआत होता है, पंजाब के साथ भी है, आपके राजस्थान के साथ भी बीच की सीमा है। लेकिन एक्चुअली आपसे अगर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस कंडीशन में आपकी आंसर सिर्फ और सिर्फ रेड क्लिफ लाइन पे ही होनी चाहिए। तो रेड क्लिफ लाइन क्या है? वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का जो नाम है वो मैकमोहन है।
तो मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर का नाम है। रेड क्लिफ आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर का नाम है। इंडिया और मालदीव जो देश है, तो इंडिया और मालदीव के बीच में जो चैनल है वो उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। संभवतः आप लोगों में से बहुत लोगों ने लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा, अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं पढ़ा होगा। तो पढ़ा होगा तो पूरे ग्लोब, जब भी आप ग्लोब का फोटो देखिएगा तो उसमें कुछ पैरेलल लाइन आपको दिखते हैं। ग्लोब के चारों ओर एक लाइन खींचा रहता है और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन खींचा रहता है। तो उसी में जो पैरेलल लाइन होता है और जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उन्हीं का नाम है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। एक का यूज हम डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए करते हैं और एक का यूज हम टाइम के मेजरमेंट के लिए करते हैं। हम क्यों आखिर बोलते हैं कि हम आपके ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं, है ना। तो ये बातें बेसिकली एसएससी की है। जब ज्योग्राफी में बेसिकली हम जाते हैं तो यहाँ पे हम बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आप जाने कि इंडिया और चाइना, इंडिया और मालदीव के बीच का जो रेखा है उस रेखा का नाम है 8 डिग्री चैनल। तो बेसिकली 8 डिग्री और कुछ भी नहीं है, लैटिट्यूड है। बट यहाँ पे लैटिट्यूड लाइन हमें नहीं समझना है, हमें सिर्फ इतनी बात समझनी है कि इंडिया और मालदीव के बीच का जो आपका बॉर्डर है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। इंडिया और लक्षद्वीप के बीच का जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान, छोटे अंडमान को बड़े अंडमान से जो अलग करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ये 5 अभी तक हमने बताया है। एक बताया हमने रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? तो मोदी साहब और उधर कौन है? उधर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कौन है? इरफान, अरे दादा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? देखो दूसरे अगर होते तो मैं नहीं इरफान, पूछता, लेकिन अगर कोई क्रिकेटर, पुराना क्रिकेटर है तो एटलीस्ट लड़कों को तो मालूम होना चाहिए कौन है। कौन है? इरफान की इमरान है। हाँ, इमरान खान, है ना। तो रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन इंडिया एंड चाइना, 8 डिग्री मालदीव, है ना, 9 डिग्री लक्षद्वीप, 10 डिग्री लिटिल अंडमान को कार निकोबार। तो पहले ये पांच याद कीजिए। फिर से बोलता हूँ, फिर से सुनिए, बार बार सुनिए, इतना बार सुन लीजिए कि गलती ना हो। अगर मैं बोलूँ 9 डिग्री तो बिल्कुल जैसे ही 9 डिग्री बोलो तो आपको मालदीव का नाम याद होना चाहिए। जैसे 8 डिग्री बोलो तो मालदीव का नाम याद होना चाहिए। सर 9 डिग्री बोलूं तो लक्षद्वीप का नाम याद होना चाहिए। 10 डिग्री बोलूं तो आपको लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जो छोटा अंडमान है और बड़ा अंडमान है उसके बीच की सीमा है। रेड क्लिफ बोलूं तो इंडिया और चाइना है। अगर मैकमोहन बोलूं तो इंडिया और रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान है, और मैकमोहन बोलूं तो इंडिया और चाइना है। इस 5 को पहले जब हम याद करेंगे उसके बाद हम चलेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आएंगे। अभी तक हम इंडिया के बीच में चल रहे थे, पहले इंडिया को ही खत्म कर लेते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका, यहां भी 2 नाम आपको याद करने हैं। एक नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। तो चाहे तो गल्फ ऑफ मन्नार आपके ऑप्शन में रहेगा तो गो विथ इंडिया एंड श्रीलंका, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार की जगह दूसरा अगर नाम है पाक स्ट्रीट, तो ऐसा नहीं कि पाक स्ट्रीट समझ के इंडिया और पाकिस्तान पे टिक मार कर दीजिएगा, लगेगा कि पाक पाक है, दोनों को जुड़ा और फिर पाक साफ होगा। ऐसा काम नहीं करने का। PALK है वो, पाक स्ट्रीट और गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों इंडिया और चाइना के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका बोले ना सर आप? हाँ जी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में 2 इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम आपको याद रखना है। एक पाक स्ट्रीट और दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर है और नाम है डुरंड लाइन। डुरंड रेखा किसके किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी थोड़ा सा इंडिया से बाहर, पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, मतलब एशिया के मुल्क से बाहर निकलते हैं और चलते हैं यूरोपियन कंट्री जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो इंटरनेशनल बॉर्डर उसका नाम है मैग्नी नॉट। यूएसए और कनाडा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितनी बार बैंकिंग में नहीं पूछा गया उतनी से ज्यादा बार एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है यूएसए और कनाडा। तो ये यूएसए और कनाडा के बीच की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम है 49th पैरेलल लाइन। वैसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो इंटरनेशनल सीमा है उसका नाम है 38th पैरेलल लाइन।
सिर्फ इतने ही 12 ही नाम को आप याद कर लीजिए। इसी 12-13 नाम में से एक नाम आपको आपके एग्जामिनेशन में जब भी अगर क्वेश्चन इंटरनेशनल बॉर्डर से पूछा हुआ है तो देखने को मिलेगा। कतई जरूरत नहीं है कि हमें 50 इंटरनेशनल बॉर्डर भी याद होने चाहिए, सिर्फ 12 से 15 याद कीजिए। लेकिन याद का मतलब है याद। एक बार अगर किसी ने बोला 38 पैरेलल लाइन कहाँ है तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। एक बार किसी ने बोला कि 49 पैरेलल लाइन कहाँ है तो यूएसए और कनाडा याद होना चाहिए। अगर बोला गया कि जर्मनी और फ्रांस के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम बताओ तो मैग्निनॉक याद होना चाहिए। डुरंड पूछा गया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान याद होना चाहिए। अगर 10 डिग्री पूछा तो अंडमान हमको याद होना चाहिए। 9 डिग्री पूछा तो लक्षद्वीप याद होना चाहिए। 8 डिग्री पूछा तो मालदीव याद होना चाहिए। पाक स्ट्रीट पूछा या गल्फ मन्नार पूछा तो श्रीलंका याद होना चाहिए। रेड क्लिफ पूछा तो पाकिस्तान याद होना चाहिए। अगर किसी ने मैकमोहन बोला तो चाइना याद होना चाहिए। ऐसा याद करना चाहिए। चलो लिखो आपके बोर्ड पे। यस सर। यहाँ पे ऊपर में लिख लो इंटरनेशनल बॉर्डर, वो आप लिख लो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंडो पाक। क्या नाम लिखूं इंडो पाक के बीच में? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, CLIFF है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। अभी इंडो चाइना क्या लिखूं? मैकमोहन। MCMAHON, मैकमोहन लाइन। इंडो चाइना, इंडो चाइना, इंडो पाक, इंडो श्रीलंका। क्या लिखूं? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ पाक। मन्नार स्लैश पाक स्ट्रीट। गल्फ ऑफ मन्नार या पाक स्ट्रीट। इंडो मालदीव। क्या लिखूं? 8 डिग्री चैनल। इंडो लक्षद्वीप। क्या लिखूं? 9 डिग्री चैनल। चैनल। लिटिल अंडमान कार निकोबार। क्या लिखूं? 12 डिग्री 10 डिग्री। नहीं 12 डिग्री कुछ नहीं है भाई। 10 डिग्री 10 10 डिग्री डिग्री चैनल है ना। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह जाए। 8, 12, 15 सब डिग्री चैनल याद कर लें। अभी कौन सा? ये तो हो गया। चलो इंडिया वगैरह, इंडिया के नीचे वाला की बात। एक और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन सा है? पाक अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत नहीं है। ऐसा नहीं कि डुरंड इंडिया और अफगानिस्तान के बीच लगा दीजिएगा, गलती यही होती है। डुरंड मालूम है लेकिन टिक मार्क इंडिया और अफगानिस्तान लग जाता है। तो इंडिया और अफगानिस्तान पहले हुआ करता था जब तक हमारा बंटवारा 1947 तक नहीं हुआ था, तब तक इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये ठीक था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान हमसे अलग हुआ 1947 को, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये सीमा हो गई डुरंड लाइन। अभी
जर्मनी और फ्रांस। फ्रांस। मैग्नीनॉट, लाइन लिख लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएसए, कनाडा। कौन सा लाइन? 49th पैरेलल लाइन। हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं, ये बातें आप लोगों को मालूम है क्या? GMT 5:30 है सर। वेरी गुड। व्हाट इज जीएमटी? आखिर जीएमटी होता क्या है? फुल फॉर्म बताओ जीएमटी का। नहीं पता सर। जी का मतलब तो मैंने बोल ही दिया, ग्रीनविच। और एम का मतलब होता है मीन टाइम। ग्रीनविच माध्य रेखा। पूरे वर्ल्ड को हम जो आंकते हैं ना, जो समय का बंटवारा हम करते हैं, वो ग्रीनविच से ही करते हैं। ग्रीनविच से जितना आप ईस्ट की ओर जाइएगा एडिशन होगा, जितना वेस्ट की ओर आइएगा उतना सब्ट्रैक्शन होगा। यही कारण है कि चूंकि हम क्या है तो आगे है, कितना आगे है, ज्योग्राफी की बात है, कभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी 49 पैरेलल लाइन लिखे, यूएसए, कनाडा। सर जर्मनी, फ्रांस, मैग, MAGNI, मैग्नी नॉट, MAGNI, मैग्नी। और फिर जो नॉट लिखते हैं वो नॉट लिख दीजिए। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। कौन सा? 38 पैरेलल लाइन। बस इतना भी याद कर लिया तो काफी। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 याद करो, 2-3 बाद में बता दूंगा। सर वो जर्मनी की लाइन का नाम क्या है? 38, सॉरी कौन सा? जर्मनी और फ्रांस। हाँ, जर्मनी फ्रांस। मैग्नीनॉट, ओके। मैग्नीनॉट लाइन। लाइन मैंने नहीं लिखा है संभवतः, तो लाइन लिख लीजिए। ठीक है सर। MAGNI, मैग्नी, और नॉट जोड़ दो उसमें। सर आप मैसेज लिखा है। ऐसा कोई नोट या ऐसा कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसको हम पढ़कर जीके इजीली सॉल्व कर पाए करंट अफेयर्स के साथ? हाँ? ऐसा कोई बुक या ऐसा कोई नोट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको हम इजीली पढ़ के सॉल्व कर पाए करंट अफेयर्स के साथ? जैसे किसको पद्म भूषण मतलब जैसे किसको अवार्ड मिले अभी करंटली, जैसे आज अगर ऐसा बुक मेरे पास होता तो आज मैं हैदराबाद में नहीं, आज मैं हिमालय पहाड़ पर बैठा हुआ होता। हाँ? देखो तो सर जीके क्या है, जीके की कोई भी सीमा नहीं है, है ना? सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं उससे 5 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना है। अभी सपोज हमें अगर 2023 के लिए एग्जामिनेशन देना है तो अभी से करंट अफेयर्स पढ़ के कोई मतलब नहीं है। आज आरबीआई के चीफ अगर शक्तिकांत दास है तो हो सकता है कि आपके 2 महीने के बाद चेंज हो जाए, तो उस समय पता चला शक्तिकांत दास में याद हो गया। तो करंट अफेयर्स हमेशा एग्जामिनेशन, जैसे हमें अभी पता है कि आईपीएस पीओ या ग्रुप जो भी मेंस का एग्जामिनेशन होगा, जो भी मेंस का एग्जामिनेशन उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना है। लेकिन हमें देना है 1 साल के बाद एग्जाम, 8 महीने के बाद देना है, तो करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मेरा एग्जाम तो अप्रैल में ही है ना, सीजीएल वालों का। सीजीएल सीएचएसएल वालों का अप्रैल में। तो पढ़ना पड़ेगा ना। करंट अफेयर्स से कोई सीमा नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आपको 2 मैगजीन परचेज करना है। एक मैगजीन तो कंपल्सरी प्रतियोगिता दर्पण परचेज करना है। क्या परचेज करना है सर? प्रतियोगिता दर्पण।
प्रतियोगिता दर्पण। हाँ, एक मैगजीन जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, कंपल्सरीली बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो दुनिया की, एक मैगजीन तो गांठ बांध के चले कि कुछ भी हो जाए, चाहे ये मैगजीन 90 या 100 रुपए में क्यों नहीं अभी मिल रही है, मंथली परचेज करना ही करना है ना। ये मैगजीन आपको किसी भी रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेगी, हर एक रेलवे स्टेशन पे बुक स्टॉल रहता है, ये मैगजीन हमेशा से आपको मिलेगी। इस मैगजीन को पढ़ने की आदत डालें, कभी भी इस चक्कर में न रहे कि मुझे सिर्फ वही 50 क्वेश्चन मिल जाए जिस 50 क्वेश्चन आने वाला है, तो ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। ऐसा हम भी चाहते थे कभी न कभी, जब तैयारी किया करते थे, यार इतना पढ़ने का क्या, सुबह से लेकर शाम पढ़ रहे हैं, कोई दे दे यार ऐसा नोट जिसको पढ़े और वही जो है तो एग्जाम से में लह जाए, तो ऐसा हुआ नहीं। इस कारण से मैंने बोला कि थोड़ा सा त्याग और बलिदान, यही बलिदान है कि जब स्टेशन पे आप जाए तो आपके हाथ में प्रतियोगिता दर्पण रहे, जब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हम कोई और जो अवेयरनेस का बुक है वो खोल के बैठे रहे। यही एक जुझारूपन जो होता है वो यही होता है कि हमें जो अपने आप को दूसरों से अलग बनाना है, तो इसी कंडीशन में अलग बनाना है कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम चल भी रहे हैं, चलते समय मत पढ़िए, लेकिन बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, उस कंडीशन में एटलीस्ट कंपटीशन का बुक आपके हाथ में होना चाहिए। सिर्फ उसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ उसको पढ़िए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक 2 महीने के बाद आपको लगेगा कि हमने ये चीज समझा, हमें ये चीज अभी समझा, तो धीरे धीरे ये सब बातें आपके साथ होगी। बट कंपल्सरी जो भी इस वीडियो को मेरी सुन रहे हैं, एक बात तो याद कर लें कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना ही पढ़ना है, उसके सिवा आपका ऑप्शन नहीं है। सर ये तीसरे मंथली हाँ तो मतलब मंथली करंट अफेयर्स बाय करें ना फिर हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बाय करना है मंथली करंट अफेयर्स। और एक तो ठीक है, कंपटीशन बहुत सारे मंथली। ऑनलाइन साइट, एक बार सुनो, बहुत सारे ऑनलाइन साइट हैं जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स आपको अपडेट मिल जाता है। बट फिर भी जो बातें आपके इस बुक में लिखी हुई होती हैं, जो कंसेप्ट, जो लाइन इस बुक में लिखा होता है, वो संभवतः आप जब ऑनलाइन में खंगालने जाएंगे तो डेली के आपको लगभग 50 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। उस 50 में से एक्चुअली आपके एग्जाम से पहले 5 ही इंपॉर्टेंट है। तो उस गागर में जो है, वो गागर है आपका प्रतियोगिता दर्पण। जो आपके ऑनलाइन है वो तो सागर है, सब चीज मिलेगी। लता मंगेशकर मर गई, वो भी आपको ऑनलाइन में दिखेगा, लेकिन लता मंगेशकर मर गई इज नॉट ए करंट अफेयर्स क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। इस तरह से मैं बोलता हूँ, पहले आदत डालो, आदत डालोगे खुद ब खुद जो नहीं पढ़ना है वो सेग्रीगेट होता चला जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं पढ़ना है, ये खुद भी आपको समझ में आएगा। लेकिन 2 महीने अगर रेगुलर आपने स्टडी किया है तो ही आपको ये समझ में आएगा। मैं कितना भी बोल दूं, कोई भी टीचर कितना ही बोल दे, क्या हमें छोड़ना है, ये बात तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं। इसी टॉपिक पे आएंगे, और वो टॉपिक आपकी वो शहर है जो शहर किसी न किसी इंपॉर्टेंट नदी या वो इंपॉर्टेंट नदी को कोई ना कोई शहर जोड़ता है। दैट इज कॉल्ड रिवर एंड सिटी। तो लिखे रिवर एंड सिटी, रिवर एंड सिटी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? आपकी राजधानी कहाँ है? मुंबई है ना? जी सर। हाँ, न्यू दिल्ली है सर। राजधानी मुंबई का हो गया भाई। मतलब बोलते नहीं है कि सर ने जो बोला है बिल्कुल करेक्ट। आपने बोला कि सर सनराइजेस इन द वेस्ट, यस सर। अरे सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा तो काम है आपको जगाना। मैं देखता हूँ कौन जगे हुए हैं, कौन सोए हुए हैं। न्यू दिल्ली इज योर कैपिटल। कौन सा रिवर? यमुना। न्यू दिल्ली यमुना। उसके बाद ताजमहल को बनाया शाहजहां ने मुमताज की याद में, वो शहर है कौन सा? आगरा। आगरा। कौन सा रिवर? गंगा। यमुना। 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 अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन सा शहर, कौन सा नदी?
साबरमती किस संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती। नमक यात्रा, दांडी यात्रा 1930, हमने अहमदाबाद से ही शुरुआत किया था। अहमदाबाद, साबरमती। उसके बाद गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है एक जगह पे, इलाहाबाद। प्रयागराज कर दिया ना सर इसका। हाँ प्रयागराज किया है, तो प्रयागराज भी लिख सकते हैं। इलाहाबाद, बिहार की राजधानी रांची है ना। पटना। पटना, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, कानपुर, हरिद्वार, और पीएम का जो कंस्टिट्यूएंसी है कौन सा है, वाराणसी। वाराणसी। ये सब एक ही नदी के किनारे है। उस नदी का विस्तार 2510 किलोमीटर में आप इंडिया में है, जिसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री से है, नाम है गोमुख। तो लिखे इलाहाबाद हो, कानपुर हो, पटना हो, हरिद्वार हो, वाराणसी हो, इन सब का नदी गंगा। नेक्स्ट, जबलपुर, एमपी का एक शहर है जबलपुर। नदी अमरकंटक, इसका उद्गम है नर्मदा। जबलपुर, नर्मदा। उज्जैन, उज्जैन, सिप्रा। उज्जैन बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उज्जैन, सिप्रा। नेक्स्ट, अयोध्या, अयोध्या कौन सा नदी, अयोध्या सरयू। उसके बाद अयोध्या सरयू के बाद कितने हो गए, अयोध्या सरयू कोलकाता, हुगली, कटक, महानदी, नासिक, सर ये आपने कोलकाता लिखा है ना, हाँ कोलकाता अयोध्या के नीचे। हाँ, कोलकाता, हुगली, कटक, महानदी, नासिक, गोदावरी, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्रा, हैदराबाद। सबसे इंपॉर्टेंट हैदराबाद लिखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। हैदराबाद, आज तक इस नदी का नाम नहीं सुना होगा। हैदराबाद, मूसी। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है क्या, सर हैदराबाद के ऊपर क्या लिखे? हैदराबाद का नदी का नाम है मूसी, उसके ऊपर नासिक और उसके हैदराबाद ऊपर के बीच है गुवाहाटी, GUWATHI। स्पेलिंग गलत लिख दिया है, गुवाहाटी। एक मिनट, GUWATHI, गुवाहाटी।
So GUWAHATI. गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा। सूरत तापी TAPI तापी। सूरत के बाद लखनऊ सिर्फ बच गया है, लखनऊ। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ कहाँ कैपिटल है? छत्तीसगढ़ ना? यूपी यूपी का है। अरे लखनऊ कहाँ कैपिटल है? अब सुबह से लेके शाम न्यूज अगर खोलेंगे तो सिर्फ लखनऊ की बात ही देती रहती है। फिर भी अगर 40 बच्चे अगर जुड़े हुए हैं, 40 का माइक अगर ऑफ रहे, यूपी ये थोड़ा सा सोचनीय है। किधर का कैपिटल है लखनऊ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो बोलो ना। और छत्तीसगढ़ का कैपिटल किधर सर है? बोला था। छत्तीसगढ़ कैपिटल, छत्तीसगढ़ कैपिटल कुठे आहे? गूगल मत करो भाई। रायपुर। हाँ, रायपुर। ठीक है, इतनी बात लिखा है। न्यू दिल्ली, यमुना, आगरा, यमुना, अहमदाबाद, साबरमती, इलाहाबाद, पटना, कानपुर, हरिद्वार एंड वाराणसी, ऑल टुगेदर ऑन द बैंक ऑफ गंगा। जबलपुर, नर्मदा, उज्जैन, क्षिप्रा, अयोध्या, सरयू, कोलकाता, हुगली, कटक, महानदी, नासिक, गोदावरी, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्रा, हैदराबाद, मूसी, सूरत, तापी एंड लखनऊ, capital of Uttar Pradesh, on the bank of Gomti. Done? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमने 3 टॉपिक खत्म किया है। एक लैंडिंग रेट, लैंडिंग रेट से हमने क्या बोला, तो 5 मिनट में तीनों टॉपिक को कंक्लूड कर देता हूं मैं। लैंडिंग रेट में हमने 4 नाम बताए हैं। पहला नाम BPLR बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट बताया, दूसरा बेस रेट बताया, तीसरा MCLR बताया और चौथा EBLR बताया। BPLR का फुल फॉर्म बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है, MCLR का फुल फॉर्म मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट है और EBLR का फुल फॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है। 2003 BPLR का ईयर, 1 जुलाई 2010 बेस रेट का ईयर, 1 अप्रैल 2016 MCLR का ईयर और 1 अक्टूबर 2019 EBLR का ईयर है। आज के डेट में जो रेट इंट्रोडक्शन में चल रहा है बैंकों में है वो EBLR है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके RBI के रेपो रेट से है। जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सेम इफेक्ट आपको आपके लोन ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग होते हैं। जब भी कोई बैंक लोन देती है तो 2 रेट चूज करती है, एक फिक्स, दूसरा फ्लोटिंग। तो जनरली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जनरली अभी नहीं दिया जाता, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाते हैं।
कम होगा तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा आपको देना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था आपके इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम। इंटरनेशनल बॉर्डर में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर है वो 38 पैरेलल लाइन है। यूएस कनाडा के बीच की जो बॉर्डर है 49 पैरेलल लाइन है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो बॉर्डर है वो मैग्नी नॉट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है वो डुरंड है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जो अलग करता है वो 10 डिग्री है। लक्षद्वीप और इंडिया के बीच की जो सीमा है वो 9 डिग्री है। इंडिया और मालदीव के बीच की जो सीमा है वो 8 डिग्री चैनल है। दूसरा, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर को हमें जानना है, एक पाक स्ट्रीट, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो रेड क्लिफ है। इंडिया और चाइना के बीच की जो सीमा है वो मैक मोहन है। और तीसरे टॉपिक में हमने इंपॉर्टेंट रिवर और हमने उस सिटी का नाम बताया जो उस रिवर के किनारे है, चाहे वो नासिक गोदावरी के किनारे हो, लखनऊ गोमती के किनारे हो, मथुरा हो, दिल्ली हो, आगरा हो। मथुरा लिखाया है क्या? मथुरा शायद नहीं लिखाया है, जहां तक मुझे बोलने में अभी बोलने में मुझे याद आया मथुरा हमने लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आपको ये मालूम चल गया होता अभी कि चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आगरा हो, इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि मथुरा भी यमुना के किनारे है। गंगा के किनारे 5 शहरों का नाम हमने बताया, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो आपका हरिद्वार हो, या फिर मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा की वाराणसी काशी है वो हो। ये सब आपकी सबसे बड़ी रिवर जिसका फैलाव 2510 किलोमीटर में है और 6 राज्यों से होकर गुजरती है और उसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री में है। गोमुख उसका नाम है। और फाइनली ये जो डिस्चार्ज होता है वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होता है। अगर नदी है तो उसका कोई ना कोई उद्गम होगा, कहीं ना कहीं वो डिस्चार्ज होगी, है ना, ये फिक्स है। भारत की सारी नदी का उद्गम छोड़ दीजिए, लेकिन डिस्चार्ज बे ऑफ बंगाल में ही होता है जो आपके ईस्ट साइड में आती है ना। जब आप पश्चिम बंगाल से नीचे आएंगे तो बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हम 3 तरफ से क्या है तो सागरों से घिरे हुए हैं। इस साइड से हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, आपके साउथ में हमारा इंडियन ओशन हिंद महासागर है, और जब गुजरात साइड में हम वेस्ट की साइड जाएंगे तो क्या है अरब सागर, इंडियन ओशन है। तो सारी नदियों का जो डिस्चार्ज होता है आपके बे ऑफ बंगाल में होता है, एक्सेप्ट this exception is very very important, which is not the part and not the question of bank and insurance examination. This is most important question for railway SSC examination कि कौन सी वो नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो सारी नदी तो समझ गए, सारी नदी को याद करने की जरूरत ही नहीं है कि गंगा कहाँ जाती है, यमुना कहाँ जाती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ जाती है, तो सब बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो स्मार्ट एसएससी में है कि सिर्फ उस 5 नदियों का नाम याद कर लें जो बे ऑफ बंगाल में न जाके अरेबियन सागर में जाती है, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो ताप्ती हो, चाहे वो साबरमती हो, चाहे वो मोती हो, चाहे वो लूनी हो। इसको छोड़ दीजिए, ये हमने भावनाओं में बह के आपको बता दिया है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हमने गुवाहाटी की बात की, ब्रह्मपुत्र नाम बताया, हमने हैदराबाद की नाम बात की, हमने मोती नाम बताया, हमने कटक की बात की, हमने महानदी नाम बताया, हमने कोलकाता की बात की, हमने हुगली बताया, हमने अयोध्या की बात की, सरयू बताया, हमने सिप्रा की बात की तो उज्जैन बताया, हमने जबलपुर की बात की तो नर्मदा बताया, और क्या बताया है, आगरा की बात तो कर लिया, इलाहाबाद की बात कर लिया, और कुछ बताया गया तो छूट गया होगा। हाँ, अयोध्या तो बता दिया ना सरयू, ठीक है। एक तो छूट गया होगा तो कितना याद हो सकता है, तो एक तो छूट गया होगा तो आप देख लीजिए क्या छूटा है। तो ये 3 टॉपिक पे हमारा आज का फोकस था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर से कम क्योंकि सिलेबस बड़ा है आपका, इसके यहाँ से 2 टॉपिक, छोटे बड़े 2 टॉपिक को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज की इतनी ही बात आपके साथ हम रखते हैं। किसी के साथ कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है जी 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 तो जी पूछ सर, सकते हैं। हाँ सर, एक आखिरी क्वेश्चन है कि बस इतना सा और एक समझा दीजिए कि हिस्ट्री और साइंस को कैसे किया जाए उसके जीके के लिए। जैसे आपने हमें इन दोनों के लिए तो मैगजीन बता दी करंट अफेयर्स के लिए एंड कॉम्पिटिशन के लिए, तो इन दोनों के लिए कैसा किया जाए, हिस्ट्री और ये साइंस? देखो, हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी हिस्ट्री से हमसे पूछे अगर गए हैं किसी भी एसएससी, रेलवे, एग्जामिनेशन में, तो हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे आते हैं। क्योंकि हिस्ट्री भी जब आप पढ़ेंगे तो 3 पार्ट में तोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा, एक मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा मिडावल हिस्ट्री, तीसरा एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा जब फोकस होना चाहिए आपका वो मॉडर्न हिस्ट्री पर होना चाहिए। तो हमारी जो नीति होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा होगी।
उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल होगा वो एंशिएंट हिस्ट्री होना चाहिए, और थर्ड नंबर पे अगर कोई हिस्ट्री शामिल हम करेंगे तो मिडावल हिस्ट्री होना चाहिए। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो 1905 से लेकर 1947 का होना चाहिए। 1905 वो ईयर था जिस दिन हमने बिहार को बंगाल से अलग किया, 1906 मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट किया, 1907 आपका जो कांग्रेस का डिवीजन है गरम दल और नरम दल वो आपको याद करना पड़ेगा, 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, 1912 कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर हुआ फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली वो आपको याद करना पड़ेगा, 1914 आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई वो याद करना पड़ेगा, 1915 महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से इंडिया में पदार्पण वो याद करना पड़ेगा, 1916 बीएचयू का एस्टैब्लिशमेंट याद करना पड़ेगा, 1916 में ही होम रूल लीग मदन मोहन मालवीय आपको याद करना पड़ेगा, 1917 महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया हुआ पहला फ्रीडम फाइटर चंपारण का जो आंदोलन था वो आपको याद करना पड़ेगा, 1918 रॉलेट एक्ट आपको याद करना पड़ेगा, 1919 जालियांवाला बाग आपको याद करना पड़ेगा, 1920 आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट याद करना पड़ेगा, 1922 आपके क्या थे तो एक पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था, उस पार्टी का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने उस पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था, नाम ही याद नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने उस पार्टी का, चलो हो सकता है भूल गया हूँ, 1925 का कोडी ट्रेन डकैती। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इस सिलसिलेवार ढंग से आपको याद करने की जरूरत है। फिर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को प्रायोरिटी देते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन हमसे कहाँ से पूछा आता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा आता है, वैदिक सिविलाइजेशन से पूछा आता है, महात्मा बुद्ध महावीर से पूछा। पहले हमको सिलेबस मालूम आता है कि हमें पढ़ना क्या है ना। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत आसान है कि पहले हमको इंडस वैली खत्म करना है, इंडस वैली में हमको पढ़ना है कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा है ना, साहुंद्रो, इनमें क्या क्या मिले, क्योंकि जो पुरानी उत्पत्ति है वो यहीं से होती है कि हमें जो डाइस है वो कहीं से मिला है, कांसे की नर्तकी जो नटराज की प्रतिमा हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं से हमें मिला है ना, व्हील का जो आविष्कार है वो कहीं ना कहीं से मिला है ना, एक साथ स्त्री और पुरुष को दफनाने का जो प्रथा था वो भी आपके हड़प्पा से ही मिला है। हड़प्पा की खुदाई किसने की, तो दयाराम सैनी, माधव नारायण वत्स का आपको नाम याद करना पड़ेगा, राखल दास बनर्जी, मोहनजोदाड़ो का नाम आपको याद करना पड़ेगा, बीबी लाल बी के थापर आपको बनावली या फिर कालीबंगा का नाम याद करना पड़ेगा, चावल की खेती कहाँ होती थी तो वो आपको लोकल याद करना पड़ेगा, पहला डोकयार्ड कहाँ था तो लोकल याद करना पड़ेगा। वैसे ही वैदिक में आते हैं तो वेद कितने, तो 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपको पुराण याद करना पड़ेगा कि मतलब पुराण क्या है। ऐसे आपको याद करके महात्मा बुद्ध गया में हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या था महात्मा बुद्ध की हिस्ट्री, उसके बाद जैन धर्म महावीर की हिस्ट्री क्या है, प्री मौर्य, फिर मौर्य है ना, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक का बेटा आपको कुणाल, वो आपको याद करना पड़ेगा, फिर पोस्ट मौर्य, फिर गुप्त डायनेस्टी। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री है। फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा मेडावल हिस्ट्री है ना, मेडावल हिस्ट्री की शुरुआत दिल्ली सल्तनत पे होती है, दिल्ली सल्तनत पे होती है, तो दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का नींव डाला वो आपको याद करना पड़ेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश है ना, ये पानीपत का पहला लड़ाई लोदी और बाबर के बीच में हुआ 1926 में, 1526 में, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये तो हमने सिलेबस का एक फ्रेमवर्क बता दिया है, इस आधार को आपको याद करना पड़ेगा। जहां तक साइंस की बात है, आपने यहाँ तक पूछा कि हिस्ट्री और साइंस को बताओ, तो जहां तक साइंस की बात है, साइंस के लिए सबसे पहले आप लूसेंट को परचेज कीजिए। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए लूसेंट का सहारा अभी मत लीजिए, उसके लिए नोट पहले पढ़िए। लेकिन जहां तक साइंस की बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात है, इस तीनों में भी आप पूछते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा आता है। तो पहले बायोलॉजी को देखिए, उसके बाद केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा आता है, फिर केमिस्ट्री को देखिए, फिर थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिया गया फिजिक्स से, तो ठीक है, तो फिजिक्स को देखिए। तो इस आधार पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो सेग्रीगेट करना पड़ेगा है ना, ऊपर से नीचे। तो सर कौन सा बुक परचेज करना है साइंस के लिए? लूसेंट। लूसेंट, लूसेंट सर स्पेल कीजिए ना, LUCENT। अमेजन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, किसी न हर एक रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे ये बुक आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, लूसेंट बुक, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच इतनी सर। बात आज के साथ। और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या चल रही है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। बोलिए। सर मैं इसकी बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे वो मेंस में जीए का टॉपिक है ना,
जनरल अवेयरनेस, उसमें क्या क्या आता है? मतलब मुझे उसके सिलेबस को लेके कंफ्यूजन है। देखो बैंकिंग की जो सिलेबस है 40 क्वेश्चन जो आपके मेंस के एग्जाम में पूछे आते हैं, उस 40 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के पूछे आते हैं। तो लिख लो बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए 15 क्वेश्चन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो लिखो बैंकिंग अवेयरनेस 15 क्वेश्चन। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन है वो स्टैटिकल अवेयरनेस से पूछे आते हैं। जितने भी 28 स्टेट्स हैं उस 28 स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, ये जो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर बताया ये भी स्टैटिकल अवेयरनेस का है, ये जो सिटी हमने बताया, रिवर बताया, ये भी स्टैटिकल अवेयरनेस का पार्ट है। मतलब स्टैटिकल अवेयरनेस का मतलब स्टैटिक्स जीए, स्टैटिक्स जीए का मतलब ये 28 स्टेट और आपकी यूनियन टेरिटरी है, इस राज्यों में क्या खास है। तो क्या खास है, तो कोई पोर्ट बंदर है क्या, कोई बर्ड सेंचुरी है क्या, कोई रिवर इंपॉर्टेंट है क्या, है ना, कोई डांस इंपॉर्टेंट है क्या, है ना। तो स्टेट विशेष की बात स्टैटिकल अवेयरनेस में आती है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछे आते हैं, है ना। कोई इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट है क्या, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे स्टैटिकल अवेयरनेस में पूछे आते हैं। फिर 7 से 8 क्वेश्चन आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स से पूछे आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या फिर बजट की बात हम उसी में शामिल करते हैं। तो क्या हमें अभी हमने 1 फरवरी को बजट दिया ना, तो बजट में कितना का प्रावधान था, किसने बजट रिप्रेजेंट किया, है ना, नरेगा के लिए कितना फंड अलॉट किया, या फिर उड़ान योजना के लिए कितना फंड एलोकेट किया है हमने, रेलवे के लिए कितना फंड दिया है, रेलवे में कौन कौन सी नई रेलवे चली है, हमने जो 5G के लिए है उसके लिए कितना फंड एलोकेट किया है, जो ग्राम सुधार के लिए कितना फंड दिया है। तो ये इंटरनेशनल आपसे पूछे जाएंगे, है ना। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स के बात पूछे जाते हैं। और 10 से 12 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। आखिरी के 5 महीने में इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कोई भी चेंजेस हुआ हो, प्रधानमंत्री कहीं का बदला हो, कहीं प्रधानमंत्री गए हो, या फिर किसी देश में कुछ ना कुछ नया इंसिडेंट घटा हो, तो वो करंट अफेयर्स के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। ये है आपकी बैंकिंग के अवेयरनेस की सिलेबस। समझ में आया? जी जी। और किसी के साथ सर कोई करंट समस्या? अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा क्या थोड़ा? Yes, financial awareness is a part of international affairs. ठीक है। तो जैसे लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा, लास्ट क्लास हमने फिनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। आज क्लास हमने क्या पढ़ा, स्टैटिकल अवेयरनेस के भी 2 टॉपिक हमने लिए और बैंकिंग अवेयरनेस के भी 1 टॉपिक हमने लिए हैं। तो इस तरीके से मिला के हर एक पैर पे काम करना पड़ेगा। किसी सिंगल पैर को काम करने से अच्छा है कि हर एक पैर पे हमें काम करना है, ताकि 5 क्वेश्चन वहां से, 10 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन वहां से मिलके हमें आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व कर दिया, यू विल बी द विनर। 40 के 40 तो मैं भी 40 के 40 तो मैं भी जाऊंगा, सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। गूगल लेके तो जाऊंगा नहीं, फोन लेके तो जाऊंगा नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं कि 40 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जनरल अवेयरनेस में जिसने आउट ऑफ 40 30 क्वेश्चन सही बनाए हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या होता है ना कि 40 के 40 लोग टिक मार्क करके आते हैं, लेकिन वो टिक जो है वो अनटिक हो जाता है जब रिजल्ट आता है। तो 40 में 30 का हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 30 सही पे हमें टिक मार्क करना है। और 30 पे सही टिक मार्क ये है, आपको दुनिया में तो छोड़ दें, अगर मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा सॉल्व किया है तो बैंक के अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। और सर फिर ये आप हिस्ट्री टॉपिक कब से स्टार्ट करेंगे, मतलब अगर आप कौन सी टॉपिक? हिस्ट्री के जीके हिस्ट्री स्टार्ट नहीं, नहीं किया हिस्ट्री ना? वगैरह मैं नहीं पढ़ाता हूँ मैडम, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव है। तो मेरे पास संडे को ही समय होता है और वहाँ भी अच्छा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए आपके अलग फैकल्टी हैं, उनसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है सर, यस, चलेगा। ओके, थैंक यू गुड सो डे। मच सर, थैंक यू, गुड डे सर, Thank you, सेम टू यू, थैंक यू सो मच सर।